अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को खत लिखकर यह मौक़िफ़ अपनाया है कि आईनी तौर पर इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने के लिए पाबंद हैं। सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को आज या कल में मुलाकात करने की भी दावत दी है ताकि इंतखाबात की तारीख का फैसला किया जा सके, तारीख दी जा सके। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तिफसार किया कि सदर मुमलिकत ने अब तक इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी है। अगर सदर 90 दिन में इलेक्शन की तारीख दे देते तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होती। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आईनी तौर पर सदर इलेक्शन कमीशन को कोई हिदायत नहीं दे सकता, महज तारीख दे सकता है। इंतखाबी हरकियात के माहिरीन की जानिब से ऐसी इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत आइन की शिक 48 के सब सेक्शन 5 के तहत तारीख का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी तरफ कई आइनी माहिरीन का यह दावा भी है कि अगर सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन इसे मानने का पाबंद नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम हो चुकी है, लिहाजा अब सदर तारीख नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हल्काबंदी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि आइन के आर्टिकल 218(3) फराइज की तकमील को यकीनी बनाने और आइन के ही आर्टिकल 17(2) के मुताबिक इंतखाबी उम्मीदवारों की हकीकी नुमाइंदगी के लिए नई हल्काबंदियाँ ज़रूरी हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि इंतखाबात में हतमी तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है, तो फिर उसकी तरफ से इंतखाबात की तारीख आखिर दी क्यों नहीं जा रही। मरदमशुमारी अगर बुनियादी आइनी तकाजा है और 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं, तो फिर कम अज कम फरवरी या मार्च तक की भी तारीख क्यों नहीं दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के साबका अहदेदार की जानिब से यह दावा करना कि इंतखाबात अगले साल मई तक नहीं हो पाएंगे, ऐसी बातों से इंतखाबात को लेकर शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हाल ही में 2 बिल्स पर जिस तरह का रवैया इख्तियार किया और सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज साहिब का ये कहना कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की आईनी जिम्मेदारी है, बड़ी सियासी जमातों का भी इस बारे में किसी एक मौक़िफ़ पर ना होना, ये सब बातें इंतखाबात की तारीख को लेकर, इसके तारीख के दिन को लेकर, इसके इनेकाद को लेकर मशकूक बना रही हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आया इस मामले को तय करने में दिक्कत क्या है और क्यों है। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और ज़ैगम खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला बुनियादी सवाल आप सबके लिए, इंतखाबात की तारीख सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, इंतखाबात के लिए हतमी तारीख देने में देर क्यों की जा रही है। ज़ैगम साहिब, क्यों ताखीर का शिकार है इलेक्शन की तारीख कहा जाए, कोई वजह नज़र आ रही है, कुछ समझ में पड़ रही है बात? आइन बहुत वाज़ेह है 90 दिन के मामले को लेके, तारीख देने के मामले को लेके, सदर के इख्तियार के मामले को लेकर। पहले सदर के इख्तियार की बात कर लेते हैं जी। देखिए, सदर आइन की रूह से भी तारीख नहीं दे सकते। सदर ने आज जो ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने हवाला दिया है 48(5) का, आइन की शिक का, जो ये कहती है कि सदर अगर असम्बली डिज़ोल्व करे तो सदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देगा। ऐसे तो क्या असम्बली सदर ने डिज़ोल्व की या डिज़ोल्व किसी और ने की और सदर के नाम पर की गई? और आगे चलिए, उन्होंने 48(6) भी दर्ज कर दिया अपने ख़त में। और 48(6) क्या कहती है क्लॉज? वो ये कहती है कि केयर टेकर कैबिनेट को भी सदर अपॉइंट करेगा। तो क्या सदर साहब ने केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट की? क्या वज़ीर आज़म उनसे पूछकर अपॉइंट हुआ? क्या वज़ीर आज़म ने अपनी कैबिनेट उनसे पूछकर बनाई? तो फिर सदर ने एतराज़ क्यों नहीं किया? अगर सदर का ये इख्तियार है, ये दोनों सदर के इख्तियार नहीं है, इसलिए कि सदर साहब ने सिर्फ चंद लाइन ऊपर 48(1) नहीं पढ़ी। और 48(1) क्या कहती है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, कि इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन and in accordance with the advice of the cabinet or prime minister। बिल्कुल, कि सदर जो काम करेगा उसके लिए वो पाबंद है कैबिनेट या वजीर आजम के मशवरे का। बिल्कुल, और उसको डिस्क्रिशन वहाँ होगी
जहां डिस्क्रिशन उसको दी जाएगी, जहां लिखा होगा वाज़ेह तौर पर कि सदर की डिस्क्रिशन है। अब अगर 48(5) सदर की डिस्क्रिशन है, 1.5 देना सदर की डिस्क्रिशन है, तो फिर 48(6) क्यों उसकी डिस्क्रिशन नहीं है? फिर कैबिनेट बनाना क्यों उसकी डिस्क्रिशन नहीं है? तो ये सदर की डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक। जो इलेक्शन एक्ट था उसमें सदर के साथ मशवरे का पाबंद किया गया था बाज़ सूरतों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जब वो डेट अनाउंस होती तो ज़ाहिर सदर के नाम से होती। पाकिस्तान में हर काम सदर के नाम से होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होता है। ठीक। लेकिन क्या ये ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। सदर साहब भी इसको सियासी मसले के तौर पर उठा रहे हैं। ठीक है। जिस तरीके से ये मसला पैदा हुआ है उस तरीके से नहीं देख रहे, पार्टीजन तौर पर एक्ट कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से एक्ट कर रहे हैं। जो असल मसला है, जो असल तजाद है, वो आर्टिकल 224(1) में आइन की एक और शिक जो ये कहती है कि अगर असेंबली को वक्त से पहले तोड़ा जाएगा तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और दूसरी तरफ 51(5) आइन की एक दूसरी शिक जो ये कहती है कि अगर मर्दमशुमारी का ऐलान कर दिया जाएगा तो फिर हल्का बंदियां मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगी। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, ये बुनियादी मसला सामने आ गया। अगर इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी है तो तारीख देने में दिक्कत क्या है? असेंबली को तहलील 9 तारीख को हुई थी, करीबन 2 हफ्ते हो रहे हैं, हल्का बंदियों का मामले का भी आगाज नहीं हुआ। सारी कौम जानती थी कि अगस्त में इस पार्लियामान की मुद्दत खत्म हो रही है, हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। मार्च में फरवरी में स्टार्ट हुआ सेंसस, जो कि मार्च के आखिर पे खत्म होना था, वो मई में 3 महीने में खत्म हुआ। इस हिसाब से ये लग रहा है कि ये अगर हम हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे तो उसके तो शुरू और खत्म होने की तारीख का पता नहीं। मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन की कोई तैयारी ही नहीं किसी हिसाब से कि कब वो हल्का बंदियां शुरू करेगा, वो कब खत्म होंगी, कब वो इंतखाब की तैयारी शुरू करेगा, कब इंतखाब पे जाएगा। अभी बहुत आराम है और बहुत वक्त मौजूद है सारे मामले को निपटाने को। आप दुरुस्त कह रही हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन को यह फैसला करना था कि वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलता है या वो PDM जमातों की सियासत पे खेलता है। मुझे अफसोस है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन का रवैया ऐसा नहीं है जिससे वो लग रहा हो कि वो आइन के साथ खड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि हर सूरत में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे। 224(1) बहुत अहम है। अगर सूबों में रद्द बदल होना होता, क्योंकि वो मसला है बैनुस-सूबाई हुकूक का कि एक सूबे की सीटें कम हो रही होती, दूसरे के बढ़ रही होती, उस सूरत में कोई वजन था बात में कि देखें पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहाँ झगड़ा पैदा हो सकता है, हमें ये मसला पहले तय करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सूबों के अंदर हदबंदियां करनी है और उसके नतीजे में आप इतनी बड़ी बेयकीनी सर कुछ भी नहीं करना, कतई कलामी की माजरत ज़ैगम साहब, एक्चुअली कुछ भी नहीं करना। कुछ करना हो तो वो होता नजर आएगा, वो पता चलेगा कि ये मामला हो रहा है। इफ्तिखार साहब, ज़ैगम साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का रवैया आइन के साथ खड़ा नजर नहीं आता। 90 रोज में जरा सी भी ताखीर की गई तो बहुत से मुबस्सिरीन इस राय का इजहार कर रहे हैं, बल्कि खदशे का, कि फिर 90 दिन के बाद कोई तारीख मिलना शायद आसान काम ना होगा अगर आप आइन के अंदर ना रहे। आपने पता नहीं कैसे ये फैसला कर लिया कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। हल्का बंदियों के मामले में आगाज़ हो चुका है, मुख्तलिफ इलाकों में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत डिटेल इसमें बयान जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने आपको बताया कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे और उनका ये अमल कब ख़त्म होगा। ये तो उन्होंने इन राइटिंग दे दिया हुआ, लोगों के सामने है। अब ये कहना है कि इलेक्शन PDM का एजेंट है और सदर के बारे में ये कहना है कि वो भी किसी की खेल खेल रहे हैं, तो बदकिस्मती है इस मुल्क की और इस मुल्क के रहने वालों की कि अगर सब ही एक दूसरे के साथ कोई खेल खेल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये जो आईन पाकिस्तान है इसमें बहुत सी खामियां नज़र आई हैं इस सारे क्राइसिस के दौरान, और जिस खूबसूरत अंदाज में एक सियासी पार्टी ने इसकी कमज़ोरियों और ख़ामियों को इस्तेमाल अपने हक़ में किया है, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज का वो लेटर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। ये ताज़ा तरीन है। 2-4 रोज़ पहले इसी साहब ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पे आइन खामोश था कि अगर 10 दिन के बाद नहीं आता तो फिर क्या होगा। अगर असेंबली आप तोड़ते हैं और असेंबली तोड़ने के 10 दिन के बाद उसने लेटर लिखना है तो फिर लेटर किसको लिखेगा, और वहाँ भी आइन खामोश है कि भी क्या होगा और क्या नहीं होगा। आइन उस वक्त भी खामोश था कि अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से हलफ ना ले तो प्राइम मिनिस्टर क्या आइन कर सकता है प्रेसिडेंट का। ये आइन उस वक्त भी खामोश था जब गवर्नर को की तैनाती का मसला आया कि गवर्नर साहब कहें कि मैं नहीं जाता,
मैं नहीं छोड़ता। गैर आईनी तौर पर असेंबली तोड़ी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पे भी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रही। मैं ये कह रहा हूँ, तो ये तो एक मसला नहीं खड़ा हो रहा। ये तो लगता है कि जिन लोगों ने इस आइन के अंदर जो खामियां थी उनकी बड़ी अच्छी स्टडी करके एक पॉलिटिकल पार्टी को थमा दिए कि तुम अदालतों में जाओ और दूसरे को कहा कि तुम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े रहो, ये कहना चाहते हैं आप। तो उसका ये मतलब है कि जो फिक्र हम बोलते थे कि आइनी बहरान पैदा हो गया, आइनी बहरान पैदा हो गया, तो जनाब आइनी बहरान अब पैदा हुआ है। रियासत के मामलात को चलाने के लिए जो जिन तरीक़ेकार का तयन 1973 का आइन बनाने वालों ने किया था, अब लगता है कि उनके का के की था थे थी शेल और विल की वजह से वो अब मखदूश होगी ये सारी सूरत हाल। और जिसकी बड़ी वजाहत से तशरीह की है मेरे दोस्त ने, और उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल का हवाला दिया है। तो क्या इन हालात में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? मैं आपसे अर्ज करूं, इलेक्शन मार्च से पहले करवाने होंगे। ये रिक्वायरमेंट है, ये फेडरेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं पहले भी यहाँ पे कह चुका हूँ। उसके बाद फेडरेशन भी खतरे में पड़ जाएगी। अल्लाह रहम करे। शहजाद साहब, इलेक्शन तो जरूरी हैं, ये हर एक की राय है, और आईनी तौर पे देखा जाए तो 90 रोज में होने हैं। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां भी आईनी तकाजा हैं और इसको CCI करके चलेगी। इलेक्शन कमीशन के पास अब पहला टास्क ये है। इंतखाबात में एक इल्तवा की नज़ीर हम बना चुके, सूबाई इलेक्शन का जब मामला बना पंजाब और KP के वाला, अगर इलेक्शन कमीशन हंगामी बुनियादों पर भी काम करे, क्या तो भी 90 दिन या कोई तारीख देना मुमकिन नज़र आ रहा है या बहुत वक्त दरकार है? अगर हमें जल्दी क्यों है तारीख की, क्या वजह है जल्दी की? क्या हमें यकीन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन हमसे के इलेक्शन करवाएगा? क्या हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन किसी के साथ मिला होगा और वो इसलिए इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करवाएगा? मेरा ख्याल है वाज़े इशारे पिछले चंद दिनों के अंदर जो मुझे तो कम अज़ कम जो मैं रीड करता हूँ वो वाज़े हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर, बार बार कहे कि हम सिर्फ कुछ मुद्दत के लिए आए हैं, चाहे वो कराची में कहता है, कायद के मज़ार पे खड़े होकर कहता है, या अपनी तकरीर किसी में कहता है, तो उसके पहले 2 दिन की एक्साइटमेंट के बाद ये जो एक थोड़ा सा एक हल्का सा जो परताव बदला है, इससे मुझे अंदाजा होता है कि ये भी बड़ा वाज़े कर दिया गया है कि ये मामला ज़्यादा देर चल नहीं सकता। देखिए हो क्या रहा है, माशी बहरान पहले था, सियासी बहरान की वजह से पैदा हुआ या उसके साथ पैदा हुआ है, लेकिन सियासी बहरान ने एक बिल्कुल इस मुल्क को घेरे रखा। अभी थोड़ा सा अफाका हुआ आपके निज़ाम के अंदर, आपने केयर टेकर गवर्नमेंट लाई, इलेक्शन कमीशन फारिग हुआ, उसका अपना काम बढ़ा, और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने एक आईनी और सियासी बहरान को तवालत दी है और आईनी बहरान क्रिएट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बारे में आजकल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉली क्राइसिस। पॉली क्राइसिस का मतलब है बहुत सारे क्राइसिस इकट्ठे कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप थोड़ा सा ज़रा ये देखिए कि आपकी फ़ौज को, बावजूद इसके कि कल जो मामला बडग्राम में हुआ, जिस किस्म का सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़ और फौज के एक्शन के खिलाफ, और उससे पहले आपने जो तरनौल में देखा, और उससे पहले आपने जो सियासी जो हमारी मुनाफरत है उसका एक असर उभरते देखा फौज पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे ये लगता है कि ये तो 5-6 ऐसे क्राइसिस को इकट्ठा किया जा रहा है कि सिर्फ निज़ाम ना बैठे बल्कि रियासत मुकम्मल तौर पर बैठ जाए। ये कौन करवा रहा है? इस वक्त 3 लोग हैं, 4 जिनके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या हमारी तरह इन चारों को भी नजर आ रहा है कि या ये किसी के आलाए कार बने हुए हैं और ये क्राइसिस को जमा करते जा रहे हैं और हमारे ऊपर थोपते जा रहे हैं, तो और ये इतना वजन लाद देंगे कि ये रियासत वो उसको सहने के काबिल नहीं रहेगी? तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पानी गदला कर रहे हैं, ना करें। उनको शायद समझ आ गई है कि उनको इम्पीच भी नहीं किया जा सकता, उनको हटाया भी नहीं जा सकता, और वो खाम में सियासी मामला के अंदर उलझ के इस तरह के क्राइसिस खड़े कर रहे हैं। देखिए ये जो एक मुखासमत थी, ये जो एक मुसाबकती तल्लक था जो कि आपके इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के अंदर था, ये तो पिछले 6 माह 8 माह से पहले इस्टेब्लिश हो चुका। उसको फिर से हवा देनी, फिर से उसको सामने लेके आना, अब इलेक्शन कमीशन डट जाएगा अपनी तरफ से और ये सारा मामला फिर जाएगा चीफ जस्टिस डेट दे देगा, फिर कोई नहीं मानेगा, आपका जुडिशल बहरान भी साथ स्टार्ट हो जाएगा। नया चीफ जस्टिस आएगा, वो क्या करेगा? पिछले तमाम चीफ जस्टिस के जितने फैसले हैं उनको जीरो कर देगा एक फुल कोर्ट बैठा के। तो क्या हम किस बहरान की तरफ, जुडिशल बहरान की तरफ जाएंगे आप? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो 4-5 लोग हैं इनको थोड़ी अकल करनी चाहिए, समझ करनी चाहिए। ये मुल्क उनका नहीं है, ये मुल्क 24 करोड़ लोगों का है। इसके साथ मत खेलिए। आप जहां पे भी बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, अपनी सियासी सोच रखते हैं, सियासी तल्लक रखते हैं, उसको सामने मत लेने के लेके आइए। ये निज़ाम
भला कायम रहे या ना रहे, या जिस तरह भी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा, लेकिन इस रियासत को खुदारा नुकसान ना पहुंचाइए, बड़ी मुश्किलों से हासिल की गई है। वैलिड पॉइंट्स है। पॉली क्राइसिस हम बार बार इस पर गुफ्तगू यहाँ करते रहे हैं, मगर अफसार साहब एक ऊपर जुमला कहा कि सदर साहब जाग गए हैं, और अभी इफ्तिखार साहब ने बात की आइन भी बहुत सी जगहों पर खामोश है। सर, ये सियासी जमातों का किरदार कितना अहम है? अब वाज़े मौक़िफ़ नज़र आ रहे हैं, अगर मुल्क की बड़ी 2-3 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ जा खड़ी हों, बैठें और पूछें कि मामलात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तारीख तो ज़रूरी है, तो उसमें ताख़ीर क्यों हो? आप कहें जी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, मार्च की ये तारीख, फरवरी की तारीख, उसमें सोच विचार किस बात की? उसको क्यों नहीं लिमिट किया जाता कि ये बहस ही खत्म हो जाए? ये क्यों खोला जाए कि हम जो पहले कोई मिसाल कायम कर चुके हैं, यहाँ 90 दिन गुजरे तो हम कोई और मिसाल भी कायम कर सकते हैं? और फिर जिस तरह शहजाद साहब ने क्राइसिस पे क्राइसिस की बात की है, यहाँ तो कोई निचला बैठने को तैयार नहीं है। क्वेश्चन क्या आपका? सर, क्वेश्चन ये है कि तारीख देने में दिक्कत क्या है? बता दिया वो आपको, जैगम साहब ने बता दिया, इफ्तिखार साहब ने बता दिया, शहजाद साहब ने बता दिया, ये दिक्कत है। और उसमें शहजाद साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। उन्होंने जितनी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। एक चीज़ मैं सिर्फ उसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जब तक आप इस सब कुछ जो पोली क्राइसिस है, इसको इंजीनियर करने वालों और इसको क्रिएट करने वालों और इसको अनलिश करने वालों को कटहरे में नहीं लाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज अगर आपने ये पॉली क्राइसिस बनाने वालों, प्लान करने वालों और एग्जीक्यूट करने वालों को कटहरे में खड़ा किया होता, तो आपके ख्याल में इस चीफ जस्टिस की ज़रूरत थी, इस सदर की ज़रूरत थी कि ये इस तरह की हरकतें करते जो कर रहे हैं, और जिस तरह इस मुल्क को इन्होंने एक आइनी बहरान के दोचार किया है, और जिस तरह चीफ जस्टिस एक जमात का कारकुन बन गया है, सियासी जमात का, और सियासी जमात अपनी जो है उसके हक़ में जिस तरह फ़ैसले कर रहे हैं और अपनी मुखालिफ सियासी जमात के लीडरान के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे हैं एक ही असूल पे, एक ही कानून पे। ये ऐसे हो सकता था अगर आपने उन पोली क्राइसिस बनाने वालों को कटहरे में लाया होता, तो जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जिसका मैं बार बार याद करवाता हूँ, और वो नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितने मर्ज़ी लोगों को अंदर कर लें, जब तक मास्टर माइंड जिन्होंने तरक्कियाँ पाई, जिन्होंने पेंशनें पाई, जो कभी यूरोप में छुट्टियाँ गुजारते हैं, कभी अमेरिका में गुजारते हैं और अभी भी शायद अमेरिका में गुजार रहे हों, और जिन्होंने सब कुछ करने के बावजूद भी उनको तरक्कियाँ मिली हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं आज भी। कैसे आप इस मुल्क को आगे ले जा सकते? लोगों को नज़र आता है भाई, आप ताकत के साथ रहें, आप पंगा करें, आप इन लोगों को गाली निकालें, आप इन लोगों को तंग करें, तो आपके साथ ये मुकमका करेंगे। देख लें, आपको एक चीफ जस्टिस ने नचा के रखा हुआ, एक सदर कहते हैं उसके पास ताकत नहीं है, उसका आईनी किरदार ही कुछ नहीं है, उसने नचाया हुआ है पूरे निज़ाम को, और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो गालियाँ निकालते हैं, आपको गालियाँ निकालते हैं, आप फटाफट डिफेंसिव हो जाते हैं। और उनको गालियाँ निकालना किसने सिखाया? उनकी औरतें जाके लोगों के घरों के सामने गालियाँ निकाल रही हैं, गंदी पढ़ी लिखी औरतें। आप कर सकते हैं कुछ? आप डरते हैं, आप चुप कर जाते हैं, हमें गाली पड़ेगी। किसने सिखाई गालियाँ? जब वो गालियाँ हम यही बात करते थे, हमें गालियाँ पढ़वाई जाती थी, तो हम उनसे कहते थे ये बात कि ये ना करें, ये गलत रवायत को मत जन्म दें, ये गलत रवायत, ये आग लगा रहे हैं आप हमारे घर को, ये आपके घर को पहुँच जाएगी आग। तो आपने फिर भी उन लोगों का कुछ नहीं किया। ना करें, और आएंगे बहरान। ये जो अभी शहजाद साहब ने कहा कि फिर उसके बाद जुडिशल बहरान आएगा, बिल्कुल आएगा, सब कुछ आएगा। हम इसी तरह इसी घड़े में गिरते रहेंगे। हम रीजन में सबसे नीचे चले गए हैं। अभी डॉलर का रेट कहाँ फाका हुआ है? केयरटेकर आने के बाद डॉलर देखे कहाँ चला गया, बिजली के रेट्स कहाँ चले गया, बिजली के बिल देख रही है कितने आ रहे हैं। बिल्कुल क्या है इस मुल्क में, क्या रह गई है फ्यूचर, क्या उम्मीद रह गई है नौजवानों के लिए? क्योंकि नौजवानों को गालियाँ सिखाने वाले अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, उनके मुंह में गंदी चीज़ें डालें, उनका जहन में नफरत भरने वाले, इस सोसाइटी को तकसीम करने वाले अच्छे ओहदों पर बैठे हैं। उनकी पेंशनें कायम हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, वो मौज करते हैं, उनके बच्चे मौज करते हैं। अल्लाह खैर सल्ला, आपने रास्ता दिखा दिया। इस मुल्क में रहना है तो बदमाशी करो, इस मुल्क में रहना है तो कानून को तोड़ो, दूसरे के गिरबान को पकड़ो, तुम कामयाब रहोगे। ये रास्ता आपने दिखा दिया, भुगते। इलेक्शन की तारीख की हम बात कर रहे थे, इंतजार है, देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन से ही आ जाएगी, कोई मुशावरत से आ जाएगी, या ये मामला भी किसी हमें और बहरान की तरफ लेके जाएगा और फिर आला अदालत में जाएगा। कोर्स करेक्शन पर भी अफसार साहब काफ़ी बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले इफ्तिखार साहब, क्या
सुप्रीम कोर्ट ही इलेक्शन की तारीख देगी, पहले भी दी थी, या ये हल कर लेंगे मामला? क्योंकि कुछ सियासी जमातें भी आज से एक्टिव हुई हैं, उनको भी कुछ ऐसा है कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। देखो, सुप्रीम कोर्ट कल ही जो फैसले जो करना चाहता है, जिसका इशारा उन्होंने दे दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी हैसियत कुछ भी नहीं रह जाएगी। बिल्कुल खुल के एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो खड़ा होगा। आप इशारा कर रही थी पीपल्स पार्टी के उस मुतालबे का कि हरीली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और 90 दिन का उनको भी ख्याल आ गया। ये सब जिनको 90 दिन का ख्याल आ रहा है, ये पहले कहाँ बैठे थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हल्का बंदियों पे भी बैठना जा रहे हैं, वो सेंसस पर इतराज उठा देते हैं। सेंसस अब तो सेंसस पे इतराज नहीं उठाया जा सकता, उसका वक्त गुजर गया, उसका वक्त गुजर गया। अब जहाँ तक रही हल्का बंदियाँ, मैंने आपसे अर्ज कर दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियाँ के लिए नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। ये तो हो गया उसका काम। अब आपका जो सवाल की बुनियाद है कि आप 90 दिन से बाहर नहीं निकलना चाहते, और मैं देखता हूँ कि 90 दिन का चांस किसी के पास नहीं है। अब रिजल्ट में क्या होगा? ये पोली क्राइसिस और गहरा हो जाएगा। खुदा न करे ये पोली क्राइसिस मेरी रियासत को ले डूबे। कई रियासतें पोली क्राइसिस का निशाना हुई हैं, उनको किसी ने बम के धमाके से ख़त्म नहीं किया, तोपों से ख़त्म नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी रेजिमेंटेशन ने मुकाबला नहीं किया। एक दिन सुबह उठे तो पता लगा कि फेडरेशन टूट गई है। तो खुदा ना करे कि ऐसा हो। और ये जो बात कर रहा है मेरा साथी, और जो इसने 4 लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, बिल्कुल ठीक ठहराया। ये हमारा सवाल है एज ए स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान कि ये 4 लोग जो कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? ठीक हो गया, चले एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो कुछ और सवालात हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चेयरमैन पीटीआई 5 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से रिलीफ के लिए मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकला तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के फैसले और कंडक्ट को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, बल्कि जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद का भी खुलकर इजहार कर चुके हैं। आज एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई ने जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरियां और ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या फिर पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात होने की दरखास्त पर समात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाद्दे नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं, मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए आज मुदाखलत नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं? 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट के मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तिफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया? मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता है। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी आखिर? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल अपील सुनने की हिदायत दी है और ये भी कहा है कि हम 1 बजे दोबारा केस सुनेंगे। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई जजेस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस तोशाखाना से अलकादिर ट्रस्ट तक की करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे और आज के चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने में लगे हैं। ये भी कहना था नवाज शरीफ का। यूं अब 2 साबिक वज़ीर आज़म आला अदलिया के जजेस के फैसलों और कंडक्ट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सवाल इस तरह से है, तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है? शहजाद चौधरी साहब, वैसे तो मामलात और हालात ऐसे हैं कि खुद भी सवाल रखते और पढ़ते हुए एहसास होता है कि हो क्या रहा है। ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है सर, हाई कोर्ट में अभी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर आप कल 1 बजे तक नहीं इसको कुछ देखते तो फिर वो 1 बजे बैठेंगे और इस मामले को सुनेंगे, तो ये असरअंदाज नहीं होगा मामला? क्या फिर हाई कोर्ट के साथ फिर वही काम करने वाली है सुप्रीम कोर्ट जो पहले कर चुकी? अच्छा, एक तो जो हम क्राइसिस की बात कर रहे थे पहले सेगमेंट के अंदर, पॉली क्राइसिस का जिक्र किया मैंने, तो उसके बाद उसमें ये एक और ऐड कर लीजिए, जिस मुल्क के वज़राए आज़म चाहे वो साबिक़ ही क्यों ना हो और वो इस होपफुल हो, इस प्रॉमिस के साथ अभी अपनी सियासत कर रहे हैं कि वो दोबारा उनको मौका मिलेगा और वो वज़ीर आज़म बनेंगे, वो भी
इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क के सियासत को और इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को प्रागंदा कर रहे हैं, उसको गदला कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चाहे वो कोई अटक जेल में बैठ के किसी एक जज के बारे में बात करे और अपने मामलात किसी और जज की तरफ ले जाना चाह रहा है, और या फिर लंदन में बैठ के कोई शख्स इस तरीके से बात करता है जिसके अंदर के पाकिस्तान की जुडिशरी को आम तौर पर, और जब ये बात की जाती है कि दोनों पलड़े भारी होने चाहिए तो किसका क्या बराबर होने चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो सजा हमें हुई वो सजा उधर दो, या जो सजा वहां नहीं दे रहे वो हमें भी मत दो। ये नहीं कोई कह रहा कि हमने गलती या जुर्म किया या नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इंसाफ का और एक रूल ऑफ लॉ का एक डेटम, एक रेफरेंस मुकर्रर करना, उसको देख के जो माशरा है वो डिसाइड करेगा कि हमने रूल ऑफ लॉ को किस हद तक या किस लेवल तक फॉलो करना, या मुकम्मल तौर पे करना या बिल्कुल नहीं करना। ये वो लीडरान है, वो ये नहीं कह रहे कि जुर्म किया या नहीं किया, वो कह रहे हैं जो सजा मुझे दी वो इसको दो, या जो उसको नहीं दी वो मुझे भी मत दो। ये है पलड़े भारी होने का, बराबर होने का। अब बात ये आ गई कि मेरे मुल्क के जस्टिसेस, जुडिशल सिस्टम को क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि इस इंसाफ के निज़ाम को भी कुछ दीमक लग चुकी है और इस इंसाफ के निज़ाम को भी अपने आप को दुरुस्त करना है। क्यों? हम पहले बात कर रहे थे रियासत के भुरने की और रियासत के, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि उसके असरअंदाज होने की रियासत के ऊपर। ये वो चीज़ है जो माशरे को ख़त्म करके रख देगी। जिस मुल्क के अंदर रियासत और माशरा दोनों ही खुदा न खास्ता बिल्कुल गिरावट की तरफ जाएं और ख़त्म होने वाले हों, वो नेशन स्टेट कायम नहीं रहती, खत्म होके रह जाती है। वो माशरा भी जहां, तो माशरा उतना ही लाजिम मलजूम है और उसकी बुनियाद इंसाफ के ऊपर है, और उस इंसाफ के निज़ाम को मेरे वज़राए आज़म साबिक हों या जैसे भी हों वो क्वेश्चन में ला रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू डू विद दिस कंट्री? तो मेरा तो खून खौलता है इन चीजों के सुन के और देखने कि यार आप अपनी सियासत की खातिर, कोई बात नहीं, आप नासी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भतीजा कोई बन जाएगा वज़ीर आज़म, लेकिन आज तो इस मुल्क को छोड़ दो यार। आज तो मुल्क को बैठा हुआ वहां पे छोड़, उधर अटक जेल के अंदर से भी इसी किस्म की गुफ्तगू आती है और ऐसे ऐसे लंबे सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आ रही हैं जो कि उनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, हमेशा शेयर करते हैं। क्या करना चाहते हैं हम इस निजाम के साथ? बिल्कुल दुरुस्त। अब सर साहब क्या करना चाहते हैं? खुद चेयरमैन पीटीआई तो जजेस को भरपूर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चाहे सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट वाले जज थे। अब कल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फिर हम सुनेंगे 1 बजे, रिलीफ मिल जाएगा? जो भी इल्ज़ामात गुस्से में आज जिस तरह चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो गुस्से का इजहार किया है, जो रंज का इजहार किया है, जो मोहब्बत का इजहार किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए था। वो जज है सुप्रीम कोर्ट के, इतना ओपनली किसी से मोहब्बत का आप इजहार करें कि वो कह रहे हैं कि वो बंदा जेल में पड़ा सड़ रहा है और आप इसको डिले किए जा रहे हैं। ये उन्हें ये वाला जज्बात, ये मोहब्बत उनकी जो है, अगर उन्हें आइन का हल्फ उठाया और उन्हें अपने हल्फ का कुछ शर्म हया है, तो ये दूसरे केसेस में क्यों नहीं उन्हें ये नज़र आता। और ये जो एक तासुर बन गया है कि वो एक ख़ास सियासी जमात के जज हैं और उस सियासी जमात के जितने केसेस आते हैं उनके तो हक़ में वो फौरी फ़ैसला करते हैं, लेकिन अपनी मुखालिफ सियासी जमात के लीडरान के ख़िलाफ़ वो बहुत डिले करते हैं। और अरशद मलिक के फ़ैसले का बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो जज को इन्होंने घर भेज दिया, लेकिन फ़ैसला अभी तक उनका वहीं पे वहीं है। तो ये क्या ये याद नहीं है जजेस हजरात को कि इन्होंने, और तो इनको यहाँ मैंने कल परसों भी कहा था, इस मुल्क का जो बसीदा रोटन निज़ाम है वो तो इनको सज़ा नहीं दे सकता, ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह से भी नहीं डरते ये लोग। अल्लाह के सामने तो जाना है ना कि मैं ये फ़ैसले करके आया हूँ इस दुनिया में। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात यहाँ तक नहीं है। आपको 2014 में मैं याद करवाऊंगा, जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल, वो उस वक्त सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने कहा था कि जर्नैलों ने कहा है, उन सालसी जर्नैलों ने, वो जो उस वक्त बैठे ये सारा प्लान कर रहे थे, कि उन सालसी जर्नैलों ने इमरान खान को ये यकीन दिलाया है कि अगले जितने जजेस आ रहे हैं वो हमारे एजेंट हैं। अब आप मुझे बताएं कि अनवर ज़हीर जमाली साहब, चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये पिटीशन बेहुदा कह के बाहर फेंक दी थी जो इमरान खान की थी। उस पिटीशन को आसिफ सईद खोसा ने दोबारा कॉल करके वापस मंगवाया अनवर ज़हीर जमाली साहब की रिटायरमेंट के बाद। उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसके बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। आप ये 4 चीफ जस्टिस पिछले 10 साल में जो आए हैं,
इन्होंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है उन जर्नैलों के साथ मिलकर जो रिटायर हो चुके हैं। सही। किसी ने पूछा, किसी ने कोई इन पे उंगली उठाई, कोई इनके बारे में बात करता है, बात घूम फिर के आ जाती है सियासी जमातों पे या सिविलियन पे। कल आपने सवाल पूछा था, प्रोग्राम ही नहीं हो सका कि सिविलियन इदारे फेल हो गए। भाई सिविलियन तो है ही फेलियर। सिविलियन को उठा के ना, मेरा तो दिल करता है समंदर में फेंक दे। सर नहीं, वो कानून साज हैं, वो अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से लेके बुलेट प्रूफ गाड़ी से लेकर अपनी फैसिलिटेशन के लिए छोड़ देना, फैसिलिटेशन खिदमत कर लें फिर कौम की, पता चले कि कोई डिफरेंस करे ना उन पे बात, फिर करते क्यों नहीं है? तो ठीक है, कर सकते तो करें। लाडले पे बात सुने ना, मुझे बताएं तो लाडले के 10 साल का हिसाब करें ना कि क्यों नहीं किया उन्होंने। होना चाहिए। अगर किसी और हुकूमतें सिंध की हो, पंजाब की हो, 2-2 साल की हो तो उनका एहतसाब करते हैं। हम लाडले के 10 साल का हिसाब क्यों नहीं करते केपी में? बिल्कुल होना चाहिए, होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल। कल से गुफ्तगू हो रही है, बात क्यों नहीं होती कि अपनी गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों में पिछले साल का वाकया भी बहुत हो रहा जब हेलीकॉप्टर मुयस्सर ना हो सका और ये एहतजाजी कैंपेन चलती रही। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से तो जैगम साहब और इफ्तिखार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है? ज़ैगम खान साहब, कल फिर कौम गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का मुजाहरा देखेगी। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अदल का बोझ उठा नहीं सकता। वो कोई कह रहा था कि दूसरी पार्टियों के लॉयर्स विंग होते हैं, पीटीआई का जजेस विंग है। कि पाकिस्तान का एक निज़ाम अदल है, उसमें आपकी जो जुडिशरी है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर वो एक फ़ैसला सुनाती है, उसके बाद हाई कोर्ट उसमें अपील सुनती है, फिर हाई कोर्ट फ़ैसला करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील सुनती है। इस वक्त अच्छा या बुरा, सही या गलत, ये हमने फ़ैसला नहीं करना। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है और अपील हाई कोर्ट में है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गई? और सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला भी सुना दिया, ये कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है, गलत है, डिफेक्टिव है, और साथ ही हाई कोर्ट को भी कह दिया कि सुबह सुबह फैसला सुनाओ, हम बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद क्या निज़ाम इंसाफ बचता है? आप असरअंदाज नहीं हो रहे हाई कोर्ट पे तो क्या कर रहे हैं? आप तो फैसला करके सुना रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है वो गलत है। अब हाई कोर्ट ने क्या करना? हाई कोर्ट ठप्पा लगा दे। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होती, एक आला कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है। इस तरह से उनको अहकामात ये नहीं दे सकते, इस तरह असरअंदाज नहीं हो सकते। इंतहाई अफसोस की बात है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब ज़रा तराजू के नीचे दम लें। जब आपने 2017 में चिनियोट की रानी को बरी किया था तो वो 17 साल जेल में गुजार चुकी थी। जब 2016 ने आपने ग़ुलाम कादिर और ग़ुलाम सरवर को बाइज्जत बरी किया था तो वो 1 साल पहले फांसी पे चढ़ चुके थे। थोड़ी सी बराबरी कायम करें, चंद दिन तो इंतज़ार कर लें। आपके पास ही अपील आनी है, आप गले लगा लीजिएगा मुल्ज़िम को, आप इनाम दे दीजिएगा, आप कह दीजिएगा कि फ़ैसला जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन खुदा के वास्ते हाई कोर्ट को तो अपना काम करने दें। ठीक हो गया। बहुत ही अफसोस की बात है, इस तरह ना निज़ाम में अदल चलता है और ना इस तरह मुल्क चलते हैं। अफसोस का इजहार कर रहे हैं ज़ैगम साहब। इफ्तिखार साहब, अदालती फैसलों में डिसेंटिंग नोट्स हो तो उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है आइंदा आने वाले दिनों के कानूनी आइनी मामलात के लिए भी, मगर मुनक़सिम जजेस या ये हम ख्याल अदलिया जो हालिया कुछ अरसे में सुन रहे हैं, वो रिलीफ दे पाती है, दे सकेगी? क्या आपको लगता है जिस तरह के रिमार्क्स आज दिए गए हैं चेयरमैन पीटीआई को मिलेगा? आप सुन नहीं रहे, आप देख रहे हैं, और इंसाफ कल मिलेगा पीटीआई के चेयरमैन को, आप देखिएगा। और मैं तो 20 मरतबा कह चुका हूँ कि पिछले 1 साल से जिस तरीके से इंसाफ दिया जा रहा है, ये इंसाफ का हक़ मेरा भी बनता है बतौर एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि मेरे पर इस किस्म के जुराइम का दावा हो हुकूमत का, तो मुझसे वही रियायत बरती जाए जो इस शख्स के साथ बरती जाती है कि शाम को वो एक दरख्वास्त देते हैं, सुबह उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है और आप हिदायत जारी करते हैं कि ये फ़ैसला आपका गलत है, इस फैसले को दुरुस्त करके हमारे पास आओ, अगर 1 बजे तक नहीं आए तो फिर हम खुद फैसला कर लेंगे। तो इस किस्म के इख्तियारात का जो इस्तेमाल है मेरे लिए भी इस्तेमाल करो, उन तमाम दरख्वास्त गुजारों के लिए भी इस्तेमाल करो जो छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आए हुए हैं अपनी मुख्तलिफ पटिशनों में।
आपके पास लोगों की सजाए मौत की दरखास्तें पड़ी। सर इन्हीं अदालतों से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी मिला और एक आज नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की कि मुझे निकालने को भी चीफ जस्टिस थे, इनको बचाने को भी इसके बारे में हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बहुत खूब बात की है कि जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ये उम्मीद करके सियासत कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा आना है और वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उसको हम शाबाश नहीं दे सकते। मैं तो बात कर रहा हूँ आपके सवाल के ऊपर। जब आपने कह दिया कि फैसला ही डिफेक्टिव है तो फिर क्या, और फिर आपने कहा कि अगर 1 बजे तक फैसला नहीं होता, फैसला 1 बजे तक नहीं होता, कल हेयरिंग शायद थर्सडे, हाँ कल नहीं होता फैसला, आर्गूमेंट हो जाता है, कोई बारिश आ जाती है, सैलाब आ जाता है, जलजला आ जाता है, फिर क्या करेंगे? पर क्या करेंगे फिर इसका? फिर बुला के उसको कहेंगे जिस तरह पिछली दफ़ा बुलाया और बुला के कहा गुड टू सी यू। मतलब आप चाहते क्या हैं कि जो कोई एक थोड़ा बहुत निज़ाम इंसाफ पर कोई है भरोसा भरम कोई ख़त्म हो जाए, पहले वैसे ख़त्म हो चुका हुआ है। विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है जी, खुदा के वास्ते ऐसा न करें, ये आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। दुरुस्त हो गया जी। कंक्लूड करेंगे कि इंसाफ का भरम कम अज़ कम दें। आप चारों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।